अब बात कर लेते हैं देश के अन्नदाता की। बड़ा सवाल यही है, क्या 2019 में किसान बनाएंगे किंग? हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। तो किसान लोग तो पूरे देश में यहाँ सबसे ज्यादा दुखी हैं। ये भाजपा की सरकार है, हर संभव कोशिश रही है कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिले। 5 बरस होने वाले 2-3 महीने बचे हैं, सिर्फ उसका वोट लेने के लिए तमाशे कर रहे हैं। किसान तो तबाह और बर्बाद हो गए। कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा है? हमें ये स्थिति बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं। तो बमुश्किल 4 महीने भी नहीं बचे हैं चुनाव में। देश जवाब ढूंढ रहा है, इस बार सरकार कौन बनाएगा, नौजवान या फिर किसान? संकेत मिले हैं कि अंतरिम बजट और उसके पहले मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे दिन लाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। ये ऐलान कर्ज माफी का हो सकता है, ये ऐलान डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का भी हो सकता है। 3 राज्यों में भूले नहीं बीजेपी की करारी शिकस्त हुई, अब इसे आप भूल सुधार या उस हार का सबक भी कह सकते हैं। मोदी सरकार की संभावित किसान क्रांति को विपक्ष सिर्फ वोट पाने की चाल बता रहा है। तो 6 बजे की सबसे बड़ी चुनावी बहस इन 6 सवालों के साथ कि क्या किसान क्रांति से 2019 में बनेगी सरकार। सवाल यह भी है कि अन्नदाता के अच्छे दिन से क्या बीजेपी की सत्ता में वापसी हो जाएगी? किसानों को धोखे ने दिया है क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये मौका? सवाल यह भी है कि क्या ये सही मायने में अन्नदाता की चिंता है या फिर ये महज चुनावी चाल है? अब की बार जो कि सवाल मैं थोड़ी देर पहले भी उठा रही थी, क्या किसान बनाएंगे किंग, क्या किसान होंगे किंग मेकर? और साथ ही सवाल ये भी कि किसानों की जय तो क्या तभी मिलेगी 2019 में महाविजय? ये वो सभी सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से इस समय आप सभी को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हमारे साथ नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, सीपीआई लीडर विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। मेरा पहला सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपसे सर, और सवाल सीधा सा है सर। अच्छी बात है, खबर आई है, अच्छी है, अन्नदाता के लिहाज से अच्छी खबर है, लेकिन सर खबर है क्या? पूरी खबर बताइए, बड़ा ऐलान कब होगा? इस समय तो हर कोई ये पूछ रहा है। नहीं, देखिए, जैसा जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा पार्लियामेंट में कि 10% रिजर्वेशन वाला जो है अगड़ी जाति का, वह तो एक है। ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार अभी लेने वाली है और शुरू से 4.5 साल में भी लेते रहे हैं। और उसमें एक बड़ी बात सामने जरूर सब जगह चर्चा में आ रही है कि किसानों के लिए सरकार को अभी कुछ चीजें और कर दी है। जो महत्वपूर्ण बात है कि 2022 तक हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, तो उसमें बहुत सारी चीजें की है, चाहे यूरिया को लेकर नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे इंश्योरेंस के 22 तक आप रहेंगे नहीं गोपाल कृष्ण जी, बात हो, डायरेक्ट उनको ट्रांसफर हो, तो उन सबको आप चिंता ना करें। हम कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे या आप अपनी चिंता करिए। पहले आप अभी मैंने बहस खोली है उनके किसानों की जो कॉस्ट को कम करना है। हमने एमएसपी को भी काफी, एमएसपी को जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी 2006 में आई थी कि जो किसानों को जो अपनी मूल्य से, लागत से 1.5 गुना देना चाहिए, तो यूपीए ने कुछ किया नहीं इतने सालों तक। हमने उनको एमएसपी को 1.5 गुना किया। अब यह बात सामने आ रही है कि किसानों की हालत को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता है कि उनके अकाउंट में कुछ ऐसी योजना लिया जाए कि उनकी लागत मूल्य कम हो। चाहे उनको जो इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, पानी की समस्या है, उनको फर्टिलाइजर की बात है। सर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी सर, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे सर। बहरहाल मुझे बहस खोलनी है, मुझे सभी पैनलिस्ट का एक मैं ओपिनियन ले लूं, एक कमेंट ले लूं, फिर उस बहस को मैं खोल दूंगी। आप 1 सेकंड के लिए प्लीज रुकें, अभी आपको रोक रही हूँ। पुष्पेंद्र जी, मैंने अग्रवाल साहब से सवाल क्या पूछा था, जवाब क्या आया? लगातार यही सोच रही हूँ, इस फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। और किसान एक सियासत का मुद्दा तो है। मैं हमेशा और बीते
3 महीने में मैंने यह 7वीं या 8वीं डिबेट है जिसमें मैं बैठी हूं, किसान पर बात कर रही हूं। सियासत का मुद्दा है, समाज का मुद्दा कब बनेगा किसान? देखिए, सियासत में जब किसान एकजुट होकर के एक डायरेक्शन में बढ़ता है और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको एक भय लगता है कि भाई कहीं ना कहीं तुम्हारे खिलाफ वोट जा सकती हैं, जिस प्रकार 3 राज्यों में स्थिति आई है, तभी इनकी कुछ आंख खुलती हैं। अब जो 2-3 बातें गोपाल जी ने बताई कि भाई ये आय दुगना करना चाहते हैं, भैया 4 साल में जो तमाम आपने नीतियां गिनाई, नीम कोटेड यूरिया, अन्य चीजें, उनका परिणाम ये है कि आप जो है 2.5% की दर से कृषि जीडीपी की ग्रोथ आपके टाइम में हुई है, जिसके लिहाज से 2022 छोड़ दो, कैलकुलेट कर लेना, आप बड़े जो है कमर्शियल और गणितज्ञ हैं, 2042 तक भी होनी दुगनी संभव नहीं है। पहली बात तो है ये। दूसरा, आपने कहा स्वामीनाथन आयोग हमने 1.5 गुना दे दिया। आपने जो संपूर्ण लागत होती है, जिसको C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना नहीं दिया है और उसकी वजह से लगभग 5 साल में 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है हमारा किसानों का, और वही जो है हमारे ऊपर कर्जा है लगभग 10 लाख करोड़ का। दूसरी बात है ये। तीसरा जो मुद्दा है कि आपने ये जो अभी डीबीटी की बात कही कि जाए, ये आपकी एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसको जब आप जा रहे हैं, यानी आप अगली सरकार के ऊपर थोपने जा रहे हैं, क्योंकि रबी की फसल तो बो चुके हैं किसान, तो इसमें हमारी निवेदन ये है कि जो रैयत बंधु स्कीम चली है उसकी हम निश्चित रूप से प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसमें अमाउंट कम है। वो कम से कम जो है 8,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति सीजन, एक रबी में एक खरीफ में दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीतिक रूप से आपको लाभ मिल जाए। ठीक है, आप भी राजनीतिक लाभ की बात करें। निशांत वर्मा, ऐसा कोई सियासी दल नहीं है जिसने किसानों को ठगा नहीं है, और सबसे ताजा एग्जाम्पल तो कांग्रेस पार्टी है। 3 राज्यों में जिस तरह से जीत दर्ज की और उसके बाद कितने किसानों को फायदा हुआ है, कितना गुस्सा वहां पर उसके बाद देखा गया है, किसी से छिपा नहीं है। कटघरे में तो हर सियासी दल है। देखिए, कटघरे में कौन नहीं है, क्योंकि जो भी शासन करता है वो कटघरे में आता है। फर्क ये है कि कोई मेहनत करता है, कोशिश करता है, और कोई बेवकूफ़ बनाता है। आप जब चुनावी वादे करके आते हैं कि कर्ज माफ़ी होगी, और उसके बाद अंबानी और रुइया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना जैसी चीज़ें निकालते हैं, उसके बाद अगर आप ये आशा करते हैं कि 4.5-5 साल के बाद मेरा अन्नदाता वो और आगे बेवकूफ़ बनेगा, तो ये गोपाल साहब जो हैं ये वही चीज़ बता रहे हैं जो बीजेपी पूरे देश को बनाती है, बेवकूफ़ ना बनाइए। आप जाते जाते अंत में फसल पूरी खराब हो गई और आज आप पानी लेके आए हैं कि देखो मैं पानी लाया हूँ, मैं बिजली लाया हूँ, तो वो जो किसान है वो इस समय आपका पानी और बिजली आपके मुंह पे मारेगा, क्योंकि उसको इस समय ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ थे? आप तो कांग्रेस से अलग थे, आप तो ये कह के आए थे कि हम वो करेंगे जो कांग्रेस ने नहीं किया और बेहतर करेंगे। आप मुझे एक राज्य बताइए गोपाल जी, स्टैटिस्टिक्स के साथ, जहां आपने पिछली सरकारों से बेहतर कुछ करके दिखाया हो। आप तो लूट खसोट वाले हैं, चौकीदार ही चोर है। ये कितने फ्रंट पे साबित होगा? आज फसल बीमा योजना देख लीजिए। फसल बीमा योजना में अंबानियों के फायदे के लिए आप काम करते हैं। आपने किसान को 2 कौड़ी दी होती, 2 कौड़ी, तो बदले में हमें अनाज देता। आप तो चोर लोग हैं। अरे निशांत जी, प्लीज भाषा पर संयम रखिए सर, इस तरीके से आरोप नहीं लगाएंगे आप बहस में। हमारे करोड़ों दर्शक इस बहस को देखते हैं, मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूँ, आपके माध्यम से सबसे कह रही हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे सर, भाषा पर संयम रखिएगा। और निशांत जी, मेरा सवाल आपसे कर्ज माफी को लेकर था। एक सेकंड निशांत जी, बहस आपके मेरे बीच नहीं है सर, आप बताइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अंबानियों को पैसा गया, कहना चाहती हूँ, सुन लीजिए। एक जिले के हिसाब से 150 करोड़ वो कहाँ है सर? सुन लीजिए ना मेरी बात। नहीं गोपाल जी बताए, एक जिले के हिसाब से, एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब तो मैं बता देता हूं कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात रिलायंस इंश्योरेंस को मिलता है। गोपाल जी बताए कहां है? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिया तो सरकार ने है। सरकार मतलब मैं और आप, केवल वोट मेरा टैक्स पेयर मनी कई जगह बनता है, लेकिन उनको पूरी तरह से उसका फायदा नहीं मिलता। किसानों की समस्या का समाधान करने 140 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो बताइए। टैक्स पेयर मनी जो आपने अनिल अंबानी की गोद में डाला है वो बताइए। उसको मार्केट, उसकी जो प्रोड्यूस है, उसकी जो उपज है, उसके लिए मार्केट भी चाहिए।
उसको जो है इनपुट कॉस्ट को भी कम करना है, उसको एमएसपी ये किसका काम है? उसको अन्नदाता का काम है या सरकार का काम है? प्राइस मिलना चाहिए। अन्नदाता का काम है या सरकार का काम? निशांत वर्मा, सॉरी निशांत वर्मा, माफी के साथ एक बात ध्यान से सुनिएगा सर, एक बात 10 सेकंड में खत्म कर रही हूं, मुझे दोहरानी ना पड़े सर। आप अपनी बारी पर बोलेंगे, हर पैनलिस्ट अपनी बारी पर बोलेगा, ठीक है, आगे बढ़ रही हूं मैं। विवेक श्रीवास्तव, लेकिन निशांत वर्मा आपने इस मुद्दे को अंबानीज पर ले जाकर किसानों की कहीं ना कहीं अनदेखी की, मुझे उससे मायूसी हुई। बहरहाल विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट पार्टी तो किसानों की सबसे बड़ी मसीहा बनती है। बिल्कुल सर, हम ही ने लेकर पहुंच जाते हैं जहां पर भी वो प्रदर्शन करने आते हैं। बिल्कुल, तो जहां पर लेफ्ट है वहां पर तो जय जवान का नारा बुलंद, जय किसान का नारा बुलंद हो रहा होगा। वैसे तो जय जवान में भी बुराई नहीं है, पर ठीक है, फिर भी मेरी डिबेट जय किसान पर है। जी देखिए, सबसे पहली बात है, अभी 3 राज्यों में हारे हमारी वजह से हारे। हमने सारे सेकुलर पार्टीज को इकट्ठा करके किसानों का एक मोर्चा बनाया, वो मोर्चा रामलीला मैदान से आगे बढ़ा। इन लोगों ने हमको सीरियस नहीं लिया। हमने मुंबई में किसानों के प्रदर्शन करे, इन लोगों ने हमको सीरियस नहीं लिया। ये अभी भी किसानों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। निशांत जी ने बिल्कुल ठीक बोला, ये अंबानीज, अडानीज, रुइयाज, इन सबसे पैसा लेना चाहते हैं, इनको अपीज करना चाहते हैं इलेक्शन के लिए। तो अब ये जब 2019 बिल्कुल निकट आ चुका है, तो फिर से मूर्ख बनाने के लिए भोली जनता को आप अलग अलग तरह के अपने जुमले लाने आपने शुरू कर दिए। कल राजनाथ सिंह कह रहे थे कि भाई मास कन्वर्जन का एक मुद्दा है, उस पर डिबेटें चली हैं, तो रोज रोज एक नया मुद्दा आ रहा है। आप 5 साल तक सोते रहे। स्वामीनाथन आयोग, आज हम इस डिबेट में बैठे हैं, अभी भी लागू नहीं हुआ है। इसका उत्तर नहीं होगा अग्रवाल साहब के पास, पहली चीज। दूसरी चीज, किसान से आप 1 रुपए में चीज खरीदते हैं और मार्केट में वो 10 रुपए में बिकती है। सुनते रहिए, पहले सुनना सीखिए। अग्रवाल साहब, आप सत्ता पक्ष हैं, निवेदन के साथ सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए, विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार है। इस मर्यादा को मेंटेन करें। मेरा प्रश्न सुनिए, 1 रुपए में किसान अगर फसल करता है तो 10 रुपए में आड़ती बेच रहे हैं यहाँ पे दिल्ली शहर के अंदर। 9 रुपए का मुनाफा आड़ती और मार्केटिंग नेटवर्क बनाता है। इसको हटाने के लिए, ये पूंजीवादिता हटाने के लिए 5 साल में क्या कदम उठाए आपने? कोई भी किसान अगर 1 रुपए की लागत, 1 रुपए की चीज बनाता है, मार्केट में 10 रुपए की बिकती है। ये बीच में जो चेन है मार्केटिंग की, इसको अगर आप हटाएंगे तभी आप डायरेक्टली फार्मर को बेनिफिट कर पाएंगे। इसके लिए मोदी साहब ने कोई कदम नहीं उठाया है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, एक श्वेत रेवोल्यूशन हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन दूध का, लेकिन क्या दालों के लिए आपने पिछले 5 साल में उसका रिसर्च कुछ किया? क्या सब्जियों के लिए कोई रिसर्च हुआ? सर, आपने पूरे एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने एग्रीकल्चर के बारे में नहीं ध्यान दिया। अब 2019 में आप हल्ला मचा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, आपकी बात भी हो गई सर, आपकी बात भी हो गई। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप जवाब दीजिएगा सर। लेकिन मैं तो जब आप लोगों की बातें सुन रही हूँ ना सर, जब मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ तो मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। अग्रवाल साहब बाद में बोलिएगा सर, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अनुराग भदौरिया, किसानों के नाम पर छाती तो अग्रवाल साहब आप सबका जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सभी लोग आप ही से सवाल पूछ रहे हैं सर, जवाब दीजिएगा आप, कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिएगा। ठीक, भदौरिया साहब देने के लिए समय तो दीजिए, एक-एक का ठीक सर, छोटा-छोटा आ रही हूँ सर, गिव मी 40 सेकेंड्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, इकट्ठे हो जाएंगे, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक सर, भदौरिया साहब, किसानों के नाम पर छाती तो समाजवादी पार्टी ने भी खूब पीटी है सर। किसान क्रांति यात्रा निकाली गई, किसानों के नाम पर बातें बुलंद की गई सर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप सबसे कह रही हूँ, बल्कि आगे के डिस्कशन के लिए 2 ऐसी बातें आप बता दीजिए इस डिबेट में कि कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को सही मायने में किसान की चिंता है, उसके लिए वोट बैंक नहीं है किसान। देखिए, आपको 2014 का इलेक्शन याद होगा, जिसमें चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम आएंगे तो किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी। और फिर धीरे धीरे किसान की हालत क्या पता है, 50,000 किसान ने आत्महत्या कर ली, मारे गए वो। अब आप किसान की जब इलेक्शन का 2 महीना बचा है, तो जो किसान मारे गए, जिनकी परिवार बर्बाद हो गया है, अब आए फिर इलेक्शन का वक्त आ गया 5 साल बाद, फिर 2 महीने पहले, जैसे 2 महीने पहले आपने वादा किया था हम आएंगे किसान की इनकम दोगुनी कर देंगे, किसान की हालत बदल जाएगी। आप 5 साल तक किसान का आपने ध्यान नहीं दिया, किसान बेमौत मारा गया। आप दोगुनी करते करते छोड़ो, एमएसपी भी नहीं दे पाए। अब इलेक्शन के 2 महीने बचे तो फिर आप एक झुंझुना लेके आओगे, मैं जानता हूं। फिर किसान के लिए अन्नदाता जिसको बोला जाता है, फिर उनके लिए आप आओगे, फिर नई योजनाओं का आप करोगे, हम आने वाले हैं आपके अकाउंट में, फिर इतना इतना पैसा आने वाला है, फिर उनको आप बहलाओगे फिसलाओगे, फिर ठगी, जिसको बोलते हैं ठगने की आदत भारतीय जनता पार्टी को है। 10% आरक्षण भी आपको 5 साल बाद याद आया। आपको पता है 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला।
तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात नहीं करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की बात ठीक करती है, सर। उसको किसान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। ना किसान से लेना देना है, ना जनता से लेना देना है, ना किसी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, सेंटेंस पूरा कीजिए। दर्द है अंदर का जनता का, बोलने दीजिए। 5 साल बाद सरकार को अगर याद आएगी तो बोलना पड़ेगा। 5 साल पहले सरकार को याद क्यों नहीं आई? फिर हमें याद है कि जब 2018 आया तो अचानक एक शब्द आया। क्या शब्द आया? 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। लो 19 से 22 पहुंच गए, 19 तक किया नहीं, 22 में चले गए। क्या हो गया किसान? क्योंकि किसान आत्महत्या कर चुका है। अब आप बिजली पानी बत्ती पैसा उसको देके क्या करोगे? वो दुनिया में नहीं बचा है, वो दुनिया में होगा तो आप दोगे ना। पहले किसान का जिंदा रहना जरूरी है। आपने किसान को तो मार डाला, अब किसके ऊपर पैसा दोगे आप? किसके ऊपर एमएसपी बढ़ाओगे? किसकी इनकम दोगुनी करोगे? ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पूरे के पूरे या तो कुंभ के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, या किसान को मूर्ख बनाने की बात करते हैं, या सवर्णों को 10% आरक्षण की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं। लेकिन गंगा राम तेरी गंगा मैली हो गई, बीजेपी के पाप धोते धोते। सर 1 मिनट 53 सेकंड, 1 मिनट 53 सेकंड भदौरिया साहब सुन लीजिए ना। भदौरिया साहब चलेगा नहीं, देश के अंदर में जनता जानती है कि आप 56 सेकंड, 1 मिनट 58 सेकंड, फिर वही बातें दोहराओगे, फिर जनता की बात करोगे, फिर जनता ठगी की ठगी रह जाएगी, फिर इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद फिर जनता मुंह बात इतने वरिष्ठ हैं आप, कैसी बातें करें? अब सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री आपका दर्द जुबान पर आया, मेरा दर्द भी जुबान पर आया। 2 मिनट 10 सेकंड मैंने आपसे कहा अपनी सरकार की, एसपी सरकार की, समाजवादी पार्टी सरकार की किसानों के लिए जो नीतियां थी, योजनाएं थी, उन पर बोलिए। आप 2 मिनट 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पाए। खैर, आपने सवाल पूछा है अग्रवाल साहब से, अग्रवाल जी जवाब दीजिए। ठीक सर, हो गया, मेरा दर्द भी तो बयां करना जरूरी था। ठीक हो गया अग्रवाल साहब। बिजली मुफ्त की थी, किसान का अग्रवाल साहब, समाजवादी पार्टी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 4.5 साल में किसानों के लिए क्या किया। जब 2014 में हमारी सरकार आई थी तो सबसे पहले हमने जनधन अकाउंट के थ्रू किसानों का जो था उनके अकाउंट खोले, और उसके अंदर उनको चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, रुपए क्रेडिट कार्ड हो, उनको इंश्योरेंस हो, स्वास्थ्य योजना हो, इस सब की भी पहुंच उन तक पहुंचाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि उनको सबसे मुश्किल होती थी कि जब उनकी फसल किसी कारण से नष्ट हो जाती थी तो उनको सही रूप से इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता था, और उनके लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा था। केंद्र सरकार ने उसका प्रीमियम को बहुत कम करा। रबी और खरीफ की प्रीमियम को 2% और 3% के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम को कर दिया। और तीसरा, उसका जो मुआवजा मिलता था उसका भी कम किया कि 50% की लॉस पे पहले मिलता था, उसको 30% की फसल के नष्ट होने पर भी उसे मुआवजा मिलना है, और सीधे उसके बैंक अकाउंट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि नीम कोटेड यूरिया, उसको इधर उधर धक्के खाने पड़ते थे, लाठियां खाता था, यूरिया उसको दिया, यूरिया पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू, नीम कोटेड यूरिया के थ्रू। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, उसको जो खाद लगाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था वह किया। एमएसपी 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, किसी ने कुछ नहीं किया। यूपीए सरकार गाल बजाती रहती है, क्या किया? तो इतनी सरकारें आई थी, अगर इन्होंने कुछ किया होता 60-65 साल में तो आज किसानों की हालत इतनी बदतर नहीं होती। हमने एमएसपी से 1.5 गुना उसको किया, जीएसटी से एकीकृत मार्केट किया। विवेक जी ने कहा था कि पूरे देश में एकीकृत मार्केट नहीं है, अब किसान कहीं भी माल बेच सकता है, नहीं बेच सकता। एक सेकंड सर, अग्रवाल सर, अब हो गया सर, मंडी स्थापित की। ठीक, आप लोगों ने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ सोच रहे हैं, उनको इंटरेस्ट रेट का भी सबवर्जन किया, इतना सारा काम करके। ठीक है, आप लोग ना, आप सब पैनलिस्ट से एक बात बोल रही हूँ, आप सब पैनलिस्ट से एक बात बोल रही हूँ, एक बार में एक, और दूसरी बात किसान का आपके भाषणों से, भदौरिया जी, आपके भाषण से। भदौरिया जी मेरी ध्यान से सुनिए मेरी बात सर। एक बार में एक, आपका नाम जब लूंगी तब आप बोलिएगा सर, प्लीज। ठीक, आप सबने इतना कुछ किया है, लेफ्ट ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सबने इतना कुछ किया है पुष्पेंद्र जी, फिर भी एनएसएसओ का जो सर्वे है, सिचुएशन एनालिसिस सर्वे, वो कहता है भारत के 50,000 किसानों में से 40% ने कहा वो खेती नहीं करना चाहते। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, देखिए, बिल्कुल ये ठीक बात है, खेती छोड़ भी रहा है किसान। और दूसरा, आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बता दूं, 95 से लेके 2015 तक
3,20,000 किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके, और उसके बाद का आंकड़ा इन्होंने छुपा लिया, उसको जो है इन्होंने उजागर अभी तक नहीं किया है। दूसरा जो C2 की बात इन्होंने करी कि हमने 1.5 गुना कर दिया, उसका मैं एक धान का ही उदाहरण दे दूं। धान का अगर C2 का 1.5 गुना करते इस साल तो 2350 रुपए का रेट बनता, और आपने 1750 किया, 600 रुपए का उसमें अंतर है। तीसरा, अग्रवाल साहब आपने बात कही, आपने लागत कम की। मैं आपको बता दूं, आपके पूरे कार्यकाल में कच्चा तेल सस्ता आता रहा, लेकिन डीजल पे कोई राहत अनुपातिक रूप से आपने नहीं दी। इसी प्रकार खाद भी, जिस प्रकार कच्चा तेल सस्ता होता है, खाद के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सस्ते आते हैं, उसमें भी आपने कोई राहत नहीं दी। चौथा, आपने बीमा की बात की। बीमा में पिछले 2 साल से जब से आपने स्कीम चालू की है, 47,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों को प्रीमियम दिया जा चुका है, और उन्होंने मात्र 32,000 करोड़ रुपया ही किसानों को देने का काम किया है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो आवारा पशुओं की बन गई है आपकी गलत गौरक्षा की नीतियों की वजह से, और इतना ज्यादा डिस्टर्ब है किसान जिसकी वजह से, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं आपको विचार करने की आवश्यकता है। ठीक, निशांत वर्मा, पहले क्योंकि मुझे पहले कमेंट के बाद में निकलना था आपसे, मैंने उस समय काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। मैंने आपसे कांग्रेस के लॉलीपॉप ये लफ्ज का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कर्ज माफी के लिए, आपने उस पर एक लाइन नहीं बोली। कर्ज माफी कैसे सोल्यूशन हो सकती है? आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की कर्ज माफी कैसे सोल्यूशन है? रघुराम राजन खुद कहते हैं कि इससे इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, तमाम इकोनॉमिस्ट उसे क्वेश्चन करते हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस कुछ कर रही है, ये सोल्यूशन है? कब तक चलेगा ये? देखिए अदिति जी, जब तक ऑल्टरनेटिव्स नहीं पैदा होते हैं तब तक कर्ज माफी तो एक रहेगा ही अपनी जगह पे। उस चीज़ को तो हम नहीं कह सकते कि कर्ज माफ़ी हटा दी जाए। कर्ज माफ़ी का फिर वादा भी क्यों करते हैं? उत्तर प्रदेश गए कर्ज माफ़ करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरे दिन ही बोल दिया इनके जीतने के बाद कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते। बात वो नहीं करना चाहता हूँ मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये जो गुजरात मॉडल निशांत जी है ना, ये कैसे चलता है? सर मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ, एक बात ध्यान से सुनिए सर, क्या होता है कर्ज माफी से? कर्ज माफी से बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को बोलने दें तो। राज्य के खजाने पे असर पड़ता है। सर आप बात कीजिए ना, आप क्यों नहीं बात करेंगे कर्ज माफी पे? तो फिर अगर राज्य के खजाने पे असर पड़ता है, राज्य का खजाना क्या शिमला के मशरूम खाने के लिए होता है, विदेश घूमने के लिए होता है? एक सेकेंड, किसके लिए होता है ये सरकार का खजाना? निशांत जी जो बोल रहे हैं इनको विदेश घुमाने के लिए होता है, किसानों को जो तकलीफ है हिमाचली मशरूम खाने के लिए होता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मर्ज है किसान का, जो मर्ज है वो ठीक कर सकता है, वो फैक्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कर्ज माफी अरे जहां तक राजनीतिक पार्टियों को और उनके लोगों को और ये जो अपने चुने हुए सांसद और लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं, इनको इनकम टैक्स माफी हो सकती है, तो मेरे किसान को आपदा के समय कर्ज माफी नहीं हो सकती। वो आपको भारी लगता है, वो भारी है। नहीं, अग्रवाल साहब बताइए, आपके और सबके चुनिंदा जो रिप्रेजेंटेटिव संसद में और असेंबली में बैठे हैं, उनका इनकम टैक्स माफी आपको भारी नहीं लगता, लेकिन आपदा में फंसा वो बेचारा गरीब किसान। ठीक है, अब ये कर्ज माफी की बात कर रहे थे, ये मेरा कमेंट मेरे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो कर्ज माफी होती है ना, आप जानते हैं हार्डली मुश्किल से 20 से 25% किसानों तक पहुंचती है, और उन किसानों तक जो बैंक से लोन लेते हैं, उन तक नहीं जो साहूकारों से लेते हैं। और हिंदुस्तान के सिस्टम को आप जानते हैं, ज्यादातर किसान साहूकार से लोन लेता है। बिल्कुल ठीक बोला आदित्य आपने, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन कर्ज माफी फार्मर्स के लिए होनी चाहिए। और अगर साहूकारों से लोन लेना पड़ रहा है फार्मर्स को, तो साहूकारों से क्यों लेना पड़ रहा है? आपके बैंक, आपकी व्यवस्था, आपकी सरकार, कोई भी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वो कर क्या रही है? अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बड़े मल्टीनेशनल्स जो हमारे बैंकों से लोन उठाते हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, ये टाटा, ये बिरला, ये अंबानी, ये अडानी, ये कितना पैसा उठाते हैं बैंकों से, कितने सॉफ्ट लोन आप इनको माफ करते हैं? अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगी तो आप देखेंगे कि फार्मर्स को जो लोन हम दे रहे हैं किसानों को, वो हमें देना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, मैंने आज तक किसी बड़े उद्योगपति को आत्महत्या करते नहीं देखा। कहीं ना कहीं से सेटिंग करके बाहर चले जाएंगे, बाहर से अंदर चले आएंगे। कर्ज माफी फार्मर के लिए जरूरी है, करनी पड़ेगी तब तक जब तक वो दिन ना आए कि एक किसान अपने बेटे को बोले, बेटे ठीक कि आप खेती से कमा नहीं सकते तो नौकरी के लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, ये डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लोग ये तो कहते हैं कि कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कर्ज माफी होनी चाहिए, ये भी साथ में कह देते हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें मैं और रख दूं। यूपीए के टाइम पे 10 सालों में 2,10,000 करोड़ का धन्ना सेठों का कर्जा राइट ऑफ किया गया जी। एनडीए के टाइम में 4 साल में ही 3,60,000 करोड़ का किया गया।
इसको भी भूल जाओ। बजट में ये आर्टिकल अभी छपा था, ठीक। बजट में हर साल तरह तरह की सब्सिडीज, रियायतें जो है 6% की दी जाती हैं इस देश में, और उसके अलावा 6% और जो है तरह तरह की रियायतें इंडस्ट्रीज को दी जाती है। दोनों जोड़ दो तो 20 लाख करोड़ है, ठीक सर। जबकि 10 लाख करोड़ का मात्र कर्जा है किसान के ऊपर। बहुत अच्छा ठीक फिगर सर, बोले। ठीक है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इस बहस में बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर मायूसी है कि कोई भी सियासी दल अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर, अपनी योजनाओं की डिटेल लेकर नहीं आया और जाते जाते बस धूमिल की कविता आई। ये मुझे बहुत पसंद है और किसान की बात होती है तो मैं अक्सर इन्हें दोहराती हूँ। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन।